नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है भारत और चीन से। बात करें तो चीन ने एक और नापाक हरकत की है और ये खास तौर पे, चूंकि देखें तो कुछ समय पहले से ही चीन भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट की जो सप्लाई है वो एक तरह से रोक चुका है। और इसके बाद एक और कह सकते हैं कि इस तरह की जो घटना है वो देखने को मिली है। ये खास तौर पे जो चीन के तरफ से जो स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जो सप्लाई की जाती थी भारत में, उसकी जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है, वो क्या है, वो चीन ने रोक दी है। और सबसे खास बात है कि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी जो आपूर्ति है, ये रोकने से भारत में जो खेती है उसके ऊपर अब निगेटिव इम्पैक्ट उत्पन्न होना लाजमी है। और इसी कारण से अब एक महत्वपूर्ण जो चिंता है वो देखने को मिल रही है कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया है। ये जो चीन के द्वारा कहें कि ये हरकत की गई है, जिसमें देखें तो खास तौर पे इस तरह की जो फर्टिलाइजर्स की सप्लाई है ये रोक दी गई, तो इससे देखें तो भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस घटनाक्रम को देखेंगे, पूरे मामले को समझेंगे कि आखिर ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी जो सप्लाई है, आखिर इनसे भारत के किन क्षेत्रों पर, खास तौर पे जो खेती की बात कही जा रही है, जैसे जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं, दूसरी जो फसलें हैं, उनकी जो पैदावार है उस पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की बात कही जा रही है, वो कैसे ये जुड़ती है इस मामले से, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि आखिर चीन चाहता क्या है भारत से, कि इस तरह की जो लगातार विभिन्न जो सप्लाइयाँ हैं उनको लगातार बंद करा। जैसे पहले रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई उसने बंद की, अब इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं, स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी सप्लाई जो है वो भारत के संदर्भ में बंद कर रहा है। तो इसके पीछे चीन की मंशा क्या है, उस पर हम बात करेंगे। कितना आयात करता है भारत, इस पर भी हम बात करेंगे। जो विभिन्न आंकड़े हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और भारत के पास इसका क्या कोई विकल्प नहीं है, भारत क्या चीन के ऊपर ही निर्भर है, ये भी एक गंभीर मुद्दा है। तो इसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे। और खास तौर पे भारत के लिए जो भी इस मसले का जो एक चुनौती है, आखिर वो चुनौती है क्या, इसके समाधान भारत के संदर्भ में क्या हो सकते हैं, तो उन विभिन्न समाधानों पर भी एक एक करके हम बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम देख लेंगे कि जिस फर्टिलाइजर की बात हो रही है, कि स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं, आखिर ये होते क्या हैं, इनकी अपनी विशेषता क्या होती है, और इनसे क्या इनका क्या महत्व होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इसके क्या कोई प्रकार भी होते हैं। तो ये विभिन्न जो कह सकते हैं कि आयाम हैं, उन पर भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीन की एक और जो हरकत है वो भारत के लिए नुकसानदायी साबित हो सकती है। तो चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर जून इंड ऑफर के तहत संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो विभिन्न कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% तक का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। और सभी ये जो डिस्काउंट है ये सभी ऑनलाइन और जो लाइव टेस्ट सीरीज और जो डीएलपी कोर्सेज हैं उन पर भी दिया जा रहा है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं, उन पर क्या डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, आईएएस फाउंडेशन कोर्स के तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं, जैसे जीएस है, जीएस सीसैट है, ऑनलाइन कोर्स हैं, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं, इन पर आप देखेंगे तो अप टू 60% से अधिक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। खास बात है कि ये सारे कोर्स आपको किस्तों पर भी प्राप्त हो सकते हैं, यानी ईएमआई की सुविधा पर भी उपलब्ध है। और इसके लिए जो वैलिडिटी है वो क्या है, 22 से 27 जून है। दूसरा जो कोर्स है वो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स का है। पीटी मेंस को ध्यान में रखते हुए कोर्स संचालित होता है। लाइव ऑनलाइन जो भी इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस, इन सभी कोर्स पर आप देखेंगे तो 70 to 75% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। और ये जो ऑफर है, इसकी जो वैलिडिटी है ये 22 से 27 जून 2025 है। इसके अलावा 71वीं बीपीएससी पीटी जो टारगेट बैच है, 70 दिनों का ये कार्यक्रम है। तो इसके लिए भी जो निर्धारित फी है उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद ये कोर्स आपको केवल 4500 में प्राप्त हो सकता है। 30 जून से इसकी कक्षाएं प्रॉपर रूप से स्टार्ट की जाएंगी। एक और सूचना है, यूपीएससी जो मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 है, जो कि 140 दिनों का एक बड़ा ही गहन क्लासरूम प्रोग्राम है, इसकी जो कक्षाएं हैं ये 3 जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगी। और इसके जो की फीचर्स हैं कोर्स के, कि मुख्य परीक्षा की रणनीति पर आधारित यह पूरा बेस्ड कार्यक्रम होगा।
राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए जो एडवांस अप्रोच है उसका सहारा लेते हुए ये संचालित किया जाएगा। पूरा पाठ्यक्रम कवर किया जाएगा और अभ्यास के लिए 13 टेस्ट पेपर भी शामिल किए गए हैं। संस्कृति आईएएस की जो अनुभवी फैकल्टी है वो इसमें आपको गाइडेंस प्रदान करेगी। और फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के लिए इसका फीस स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उसके बाद भी इस पर ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो संस्कृति के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ी अलग है, बाहर के जो स्टूडेंट हैं सामान्य विद्यार्थियों के लिए अलग है। ये जो कोर्स है इसका जो मीडियम है वो हिंदी है। और इसके संदर्भ में या और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आज के न्यूज की बात करते हैं। चीन की एक और नापाक हरकत देखने को मिली है, क्योंकि पहले क्या है कि रेयर अर्थ जो मैग्नेट है उनकी जो सप्लाई है ये क्या कर चुका है, एक तरह से देखें तो जो चीन है, चीन ने भारत को इसकी सप्लाई बंद कर दी है। और आप जानते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट जो है ये कितना ये इस तरह के जो मिनरल्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं भारत के लिए। अब दूसरी हरकत देखने को मिली है कि अब क्या है कि खास तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो क्या कर दी गई है, अब चीन के तरफ से रोक दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जो सप्लाई रोकी गई है, इसका जो प्रभाव है खास तौर पे देखें तो जो खेती है उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। तो अब ये घटना चर्चा में है क्योंकि अपने देश का पड़ोसी देश पाकिस्तान का जो दोस्त चीन है वो अपनी हरकतों से लगातार देखें तो बाज नहीं आ रहा है। उसने भारत को एक तरफ से रेयर अर्थ जो मैग्नेट है उसकी सप्लाई रोकी, अब उसने भारत को स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी सप्लाई रोक दी है, लेकिन वह दूसरे देशों को क्या कर रहा है कि अभी भी सप्लाई कर रहा है। ये सबसे खास बात यहाँ देखने को मिली है कि भारत को जो स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं इनकी सप्लाई तो वो रोक दिया है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों को सप्लाई ये कर रहा है। इसका मतलब कि पाकिस्तान के दोस्त इस चीन की जो कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटी है, ये जो हरकत है, ये भारत को जानबूझकर टारगेट करने के लिए की गई है। तो अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आखिर चीन कौन सी चाल चलना चाह रहा है भारत के संदर्भ में, या भारत से वो चाहता क्या है जो इस तरह के विभिन्न जो कह सकते हैं कि सप्लाई चेन है उनको रोक रहा है। तो इसे समझेंगे, थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पक्ष है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा अगर हम इस पूरे मसले को समझने का प्रयास करें कि मामला है क्या, तो चीन ने भारत को खास तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं जिनको स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स कहते हैं इनकी जो सप्लाई है ये भारत को रोक दी है। और इसका जो यूज होता है खास तौर पे देखें तो इस फर्टिलाइजर्स का जो उपयोग देखने को मिलता है ये क्या है कि हाई क्वालिटी के जो क्रॉप्स हैं उनके संदर्भ में देखने को मिलता है। खास तौर पे देखेंगे तो जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं और जो अदर क्रॉप्स हैं उनके उत्पादन में खास तौर पे इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और पैदावार को बढ़ाने में ये खास तौर पे उपयोग में लाए जाते हैं। इनका आयात करने वाली कई सारी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के विभिन्न अधिकारियों का कहना है कि चीन ने पिछले 2 महीनों से जो स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स है इनकी जो सप्लाई है वो पूरी तरह से क्या कर दी है, वो रोक दी है। और इसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो चीन है, चीन दुनिया भर में खेती के रूप में देखें तो एक इनपुट के तौर पे यूज होने वाले ये जो स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं इनका सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सप्लायर है दुनिया में। और इसी कारण से उसकी जो साख है इस क्षेत्र में मजबूत बनी हुई है। समस्या यह है कि उसने केवल भारत को ही जो ये स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं इनकी सप्लाई रोकी है, जबकि दूसरे देशों को ये पूरा सपोर्ट कर रहा है, उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत का जो लगभग 80% अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो भारत है, भारत के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो भारत के संदर्भ में जो स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जो 80% जो मात्रा है, 80% जो खेप है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो चीन से आती है। ये सबसे विडंबना है। सॉल्युबल जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं राजीव चक्रवर्ती। उन्होंने कहा कि चीन फिर से 4-5 साल से देखें तो भारत को जो खास फर्टिलाइजर्स हैं उनकी सप्लाई में कहीं ना कहीं बीच बीच में रुकावट डालते रहा है, लेकिन इस बार तो उसने पूरी तरह से ही रोक लगा दी है।
चीन में जो भी फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों से इस तरह के जो स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भेजने से पहले वहाँ के सरकार के तरफ से पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जांच किया जाता है। और अभी तक जो भी सूचना आ रही है, जो भी जानकार हैं, उनका कहना है कि चीन भारत जाने वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जांच ही नहीं कर रहा है, और जांच नहीं हो रहा है तो फिर उनकी सप्लाई रुकी पड़ी है। तो ये तो एक व्यवधान की बात हुई ना, एक बैरियर्स उत्पन्न करने की बात हुई। जानबूझकर इस तरह के व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे और वो अलग अलग तरीके अपनाकर सीधे तौर पे बिना बैन लगाए हुए जो भारत के लिए जो चीन से स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं जो भेजे जाते थे उन पर क्या कर रहा है, एक तरह से बैन लगा रहा है। तो ये जो घटना है अब चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसी के संदर्भ में अगर हम देखेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर जब चीन चाहता क्या है, कोई इस तरह के व्यवधान उत्पन्न कर रहा है कि जो निर्भरता की बात करें तो पहले हमने बताया कि इंडिया जो है वो 80% क्या है कि चीन के ऊपर डिपेंड है। किस संदर्भ में, तो स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं 80% जो मात्रा है वो चीन से प्राप्त करता है। और इस समय जो चीन है वो इनकी सप्लाई बंद कर चुका है, जबकि दुनिया के अन्य देशों में सप्लाई दे रहा है। और इसके पीछे अलग अलग हथकंडे अपनाकर चीन इस तरह का कर रहा है। तो आखिर चीन चाहता क्या है, तो ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन कुछ खास तरह के जो कच्चे माल है उनके एक्सपोर्ट को भी रोक रहा है। और ये सब क्यों कर रहा है चीन, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो एक टैरिफ है, जो टैक्स है, दूसरी जो पाबंदियां हैं, उनके जवाब में कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। भारत की जो सरकार है उसने चीन से आने वाले जो निवेश हैं उसके लिए जो सरकार की मंजूरी है वो लेना अनिवार्य कर दिया है। और इसका जो सीधा असर है अब चीन पे पड़ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी भारत सरकार के कदम के चलते चीन इस तरह की जो रणनीति है वो अपना रहा है। और ये अब माना भी जा रहा है कि चीन जानबूझकर इसी कारण से इस तरह की जो रणनीति है वो अपना रहा है। और इसी चलते चीन पिछले देखें तो 4-5 वर्षों से क्या है कि इस तरह की जो बैरियर की बात है वो उत्पन्न कर रहा है विभिन्न सप्लाई चेन के संदर्भ में। अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो पिछले 3-4 वर्षों में देखेंगे तो चीन और भारत के बीच में जो एक तनाव है वो तो बढ़ा है, सीमा पर झड़पें भी हुई हैं। चीन ने पाकिस्तान का देखें साथ भी दिया है। जैसे अभी हाल ही में देखें कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब तनाव हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल भारत के ऊपर अटैक की गई थी वो मारकर भारत ने गिरा दिया। ये भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। लेकिन उसके जो अवशेष हैं, अवशेषों का जब परीक्षण किया गया तो वो कहीं ना कहीं मेड इन चाइना वहां पर देखने को मिला। यानी चीन ने अपनी मिसाइलें पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान का लगातार साथ दे रहा है। और इन सब वजहों से कहीं ना कहीं चीन ने इस तरह के जो कदम है वो भारत के खिलाफ उठाए। स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कहीं ना कहीं देखें तो वो ऐसे होते हैं जिन पर सरकार सब्सिडी नहीं देती है। और इनमें पानी में घुलने वाले जो उर्वरक हैं, जो तरल उर्वरक हैं, जो पत्तियों और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर्स हैं, धीमी गति से रिलीज होने वाले फर्टिलाइजर्स हैं। माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं फर्टिलाइजर्स हैं, फोर्टिफाइड जो फर्टिलाइजर्स हैं उस रूप में इसे जाना जाता है। कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स हैं, जैसी अपनी ज़रूरत है उस हिसाब से ये कस्टमाइज किए जाते हैं। नैनो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो स्टिमुलेंट्स हैं, ऑर्गेनिक और दूसरे जो खास फर्टिलाइजर्स हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं, जो स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं। और सबसे अधिक इनका उत्पादन चीन करता है और यहाँ से बड़ी मात्रा में भारत में आता है। भारत में जो फलों की, सब्जियों की या अन्य जो फसलों के उत्पादन है, उनकी ग्रोथ है, उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारत का जो एक खेती, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको प्रभावित करना चाहता है चीन। और इसके पीछे कारण हमने बताया। कितना आयात आता है अगर उसके बारे में देखें तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, इंडस्ट्री का अनुमान है कि उसके अनुसार भारत आमतौर पर जून से दिसंबर के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि एक बड़ी जो मात्रा है वो क्या करता है कि ऐसे स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका आयात करता है। और अभी तक अगर देखें फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ जो इंडिया है उसका ये कहना है कि भारत माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स का जो मार्केट है वो 2019 तक 9.2% की दर से 9.2% था। अब इस रेट से कहीं ना कहीं अब ये बढ़कर $1 अरब से भी अधिक होने का उम्मीद जताया गया है। और इस कारण से ये जो आंकड़े हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं। एफईआई के अनुसार देखें तो भारतीय जो बायो स्टिमुलेंट्स हैं वो 2029 तक 15.6% की जो दर है उससे बढ़कर $734 मिलियन होने की उम्मीद जताई गई है।
और ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो फसल्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनकी जो पैदावार है उसको बढ़ाने में खास मददगार साबित होते हैं। जो मृदा की गुणवत्ता है, जो सॉइल हेल्थ है, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पोषक तत्व हैं उसके सही इस्तेमाल को ये निर्धारित करते हैं। और इसमें पारंपरिक जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स हैं उनके मुकाबले देखें तो पर्यावरण पर कम से कम नुकसान होता है। सॉइल के जो हेल्थ है वो कम प्रभावित होता है, मृदा की गुणवत्ता कम प्रभावित होती है। और इस कारण से देखें तो इसके संदर्भ में देखें तो इसकी जो महत्ता है, इसका जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो क्या भारत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण विषय उठता है कि अगर चीन इस तरह के दबाव डाल रहा है तो क्या भारत ऐसा नहीं कोशिश करता है कि वो खुद इस तरह के फर्टिलाइजर्स बनाए? तो भारत के पास स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स है उनके बनाने की तकनीक अभी तक मौजूद नहीं है। टेक्नोलॉजी जो चाहिए वो है ही नहीं। अभी तक इसकी मांग कम थी, इसलिए कंपनियों ने इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना फायदेमंद नहीं समझा था। यही नहीं, हालांकि जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हैं अब प्राथमिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जगह लेना शुरू कर दिए हैं। इनकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है और इनकी खपत भी बढ़ रही है। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में जो बड़ी कंपनियां हैं इसके संदर्भ में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो लगाएं, इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए उसको वो कहीं से अडॉप्ट करें। और इसी बीच भारत इन फर्टिलाइजर्स को आयात करने के संदर्भ में दूसरे विकल्प भी तलाश सकता है कि ठीक है, चीन अगर इस तरह कर रहा है तो इसका क्या विकल्प हमें हो सकता है, हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्या उसे हम विकसित कर सकते हैं। इन विकल्पों पर भी वो कहीं ना कहीं अब विचार कर सकता है। एक मल्टीनेशनल जो उर्वरक कंपनी है उसके एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये कहा है कि जॉर्डन और यूरोप जैसे जो देश हैं वहाँ भी क्या है कि दूसरे देशों से उर्वरक मंगाए जा सकते हैं। केवल चुनौती यही है कि ये जो रसायन है ये समय पर भारत पहुंचने चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि जो कृषि जो सेक्टर्स है ये एक ऐसा कह सकते हैं कि क्षेत्र है जहां समय की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यूरिया, डायोमोनियम जो है, फास्फेट है, म्यूरेट है, पोटास है, इसको सामान्य उर्वरक माना जा सकता है जिनका इस्तेमाल कई तरह के फसलों में होता है। जबकि वहीं जो स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स है इनकी जो उपयोगिता है, इनका जो उपयोग है वो खास ज़रूरतों के हिसाब से किया जाता है, तो इस कारण से इनका महत्व हो जाता है। अब भारत के संदर्भ में अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे तो भारत के लिए जो चुनौतियां हैं, जो समाधान क्या हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। चीन का जो कार्रवाई है उससे कहीं ना कहीं भारत के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर दी है। एक तो तत्काल जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। दूसरा कि जो वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता है उनकी तलाश भी भारत को करना होगा। तीसरा कि उसे खुद अपने स्तर पे इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित करने की बात कही जा रही है। तो भारत सरकार और भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है वो इस संकट से निपटने के लिए अब त्वरित स्तर पे कदम उठाने की उसे ज़रूरत है। और इसके संदर्भ में देखें तो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रयास हैं वो किए जा सकते हैं। जैसे वैकल्पिक जो स्रोत हैं, इस तरह के जो स्रोत हैं इनकी खोज करना सबसे महत्वपूर्ण भारत के संदर्भ में हो सकता है। भारत को अन्य जो देश हैं जैसे सहयोगी देश रूस एक महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो मोरक्को क्या है कि इस तरह के स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर हैं उनको बनाने में उसकी दक्षता है। जो कनाडा है वो भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो देश हैं इनके लिए कहीं ना कहीं इनके संदर्भ में जो एक संभावना है वो भारत को अब तलाशनी चाहिए। इसके अलावा जो स्वदेशी स्तर पर जो उत्पादन है वो बढ़ावा दिया जा सकता है। जो भी उर्वरक इंडस्ट्री है उसमें रिसर्च और जो डेवलपमेंट है वो और किया जाना चाहिए। शोध और विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। भारत को इन खास जो फर्टिलाइजर्स हैं इनके स्वदेशी स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। और अपने देश में जो भी एग्रीकल्चर पॉलिसीज है, जो कृषि नीतियां हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जो फार्मर्स हैं अपने देश में, जो भी किसान हैं, उन किसानों के स्तर पर देखें तो जो अल्टरनेट जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो वैकल्पिक उर्वरक हैं, जो जैविक खेती के विभिन्न तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में अब जागरूक करना सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई है। और इस तरह के जो वैकल्पिक उर्वरक हैं, या फिर कह सकते हैं कि उर्वरक के अलावा कह सकते हैं कि जो दूसरा एक तरीका हो सकता है कि जैविक खेती के जो विभिन्न तरीके हैं उन तरीकों के लिए क्या करना चाहिए कि अपने देश के जो किसान हैं
उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके बीच में जागरूकता फैलाना चाहिए, उसके लिए उन्हें सहायता प्रदान करना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये इनका सहारा लेकर कहीं ना कहीं भारत क्या कर सकता है कि इस क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है वो बना सकता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा देख लेंगे इस फैसिलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं आखिर ये होते क्या हैं। तो ये एक उर्वरक का ही प्रारूप है। जो पारंपरिक जो उर्वरक होते हैं जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके, इनकी तुलना में क्या होते हैं कि इनकी जो उपयोगिता है, इनकी जो खासियत है, इनका जो परफॉर्मेंस है वो विशेष होता है। और ये इसलिए होता है कि किसी लक्षित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के ये अनुकूल माने जाते हैं। ये मृदा की गुणवत्ता को कम प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ इनके कारण जो प्रोडक्शन क्षमता है वो अधिक हो जाती है। तो लक्षित जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें विशेष जो भी ज़रूरत है, फसल की जो विशेष स्थिति है, जो चरण है, और उसमें खास तौर पे पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से क्या किया जाता है कि इस तरह के स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको बनाया जाता है। इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं, अगर उनकी विशेषताओं की बात करें तो जैसे टारगेटेड न्यूट्रिशंस की बात करें कि लक्षित जो पोषण है, कि ये फर्टिलाइजर्स पौधों की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए जाते हैं। उसमें जो पोषक तत्व हैं वो जो भी उद्देश्य है जिस स्तर पे है उस हिसाब पर क्या किया जाता है उसमें डाले जाते हैं, और इससे न समय से पहले और न देर से इनका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही देखेंगे तो धीमे रिसाव वाले बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं। पोषक तत्व धीरे धीरे क्या होते हैं, लंबे समय तक रिलीज होते रहते हैं, और इस कारण से उनका अपव्यय नहीं होता है और प्रदूषण कम होता है। जल में इनकी जो घुलनशीलता है वो अच्छी होती है, और इन्हें ड्रिप और स्प्रिंकल जो इरिगेशन है उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, फर्टिगेशन में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है, जो आयरन है, जिंक है, बोरान है, मैग्नीशियम, ऐसे विभिन्न जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो इनमें मिलाए जाते हैं। तो इस कारण से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अधिक होती है। मृदा में जो आवश्यक तत्व होने चाहिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये खास बात है कि पर्यावरण के अनुकूल है। जो नाइट्रेट लीचिंग है, धीरे धीरे मृदा के विभिन्न परतों में जो नाइट्रेट के जो उपस्थिति का बढ़ना है, जल प्रदूषण की समस्या है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, उसको कम करने में भी ये महत्वपूर्ण मदद प्रदान करते हैं। और इस आधार पर देखेंगे तो कई प्रकार के ये होते हैं कंट्रोल, जैसे हमने रिलीज फर्टिलाइजेशन की बात की, समयबद्ध पोषक तत्व रिलीज करते हैं, वाटर सेलेबल होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट से पूरी तरह से ये लैस होते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं, कस्टमाइज स्तर पर इन्हें विकसित किया जा सकता है। और इसके संदर्भ में जो भारत के संदर्भ में आंकड़े हैं उनको भी आप देख सकते हैं। भारत सरकार ने 2020 में इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए नीति भी बनाई थी, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इसके अलावा 2023 में इफ्को और एनएफएल जैसी कंपनियों को नैनो यूरिया और नैनो जो डीएपी है, तो इस तरह की स्पेशलिटी जो उत्पाद है वो उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया। परंपरागत यूरिया की तुलना में देखें तो इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं इनकी जो कुशलता होती है ये 2 से 3 गुने अधिक पाई जाती है, और फसल उत्पादन में 10 से 20% की ये वृद्धि कर देते हैं। इसी कारण से इनके कई सारे अनेक फायदे हैं। पोषण उपयोग में दक्षता है, जल और मृदा की संरक्षण के संदर्भ में, उनकी सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उत्पादन लागत में जो वृद्धि है वो यहाँ पर देखने को मिलती है कि अगर उत्पादन लागत में कमी जो होती है, क्योंकि उत्पादन में जो फैक्टर कॉस्ट है वो लागत क्या हो जाती है कि कम होती है, और इस कारण से जो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो किसान है उसे जो प्रॉफिट होता है वो अधिक होता है। तो लागत में कमी आती है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, वो अधिक होता है। जैविक खेती और टिकाऊ कृषि के लिए अनुकूल माने जाते हैं। स्मार्ट जो फार्मिंग है, सिंचाई के जो नवीनतम तकनीकियां हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये तालमेल बैठाकर चलते हैं। लेकिन इनके सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे इनकी जो पारंपरिक जो उर्वरक होते हैं उनकी तुलना में इसे बनाने में जो लागत आती है वो अधिक आती है। किसानों के संदर्भ में देखें तो अभी भी इसके उपयोग को लेकर जागरूकता कम है। छोटे किसानों तक इसकी जो पहुंच है वो काफ़ी कम है। नकली या कम गुणवत्ता वाले उत्पादों की जो उपलब्धता है ये एक बड़ा चुनौती है। तो इसके सामने भी देखें तो उपयोग को लेकर कई सारी जो चुनौतियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि चीन के तरफ से जो एक नई हरकत देखने को मिली है भारत के संदर्भ में, कि स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जो सप्लाई है, जिस पर भारत की जो निर्भरता है वो 80% चीन पे है। और चीन जानता है कि अगर हम ये सप्लाई रोक देते हैं तो भारत में जो खेती क्षेत्र है वो क्या होगा,
वो कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा। और भारत के संदर्भ में देखें तो चीन कहीं न कहीं ये इस तरह की जो हरकत कर रहा है, इसके पीछे उसकी जो चाल है वो काफ़ी शातिर है। तो वो क्या है उस पर हमने बात की, उसके संदर्भ में जो विभिन्न आंकड़े हैं उनको हमने दर्शाया। इसके अलावा ये फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं, इनकी विशेषता क्या होती है और इनके महत्व क्या होते हैं, इनके सामने कौन-सी चुनौतियाँ हैं, उस पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।